स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन इन माय क्लासरूम। आज हम लोग देखेंगे महासभा या जनरल असेंबली के कार्य एवं शक्तियाँ, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ जनरल असेंबली, जो कि आपको बताई गई हैं, विच आर लेट डाउन अंडर आर्टिकल 10 to 17 ऑफ द चार्टर। चार्टर के अनुच्छेद 10 से 17 में कार्य और शक्तियाँ बताई गई हैं जनरल असेंबली की, महासभा की, जो हम देखते हैं। फर्स्ट इज जनरल फंक्शंस या सामान्य कार्य जो है जनरल असेंबली के। सामान्य कार्य किसे कहेंगे आप? जनरल असेंबली इज अ डेलिबरेटिव बॉडी। जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक विचार विमर्शीय इकाई है, निकाय है। तो ये इट हैज पावर्स ऑफ डिस्कशन, इन्वेस्टिगेशन, रिव्यू, सुपरविजन एटसेट्रा। यहाँ पर डिस्कशन होता है, उसके बाद उसका इन्वेस्टिगेट किया जाता है और फिर उसको रिव्यू किया जाता है, और सुपरविजन भी इसका एक काम है। तो ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 10 कहता है जनरल असेंबली को, आर्टिकल जो 10 है वो महासभा को इतनी वाइटल पावर्स देता है कि इस कोई भी, ऐसा कहा जाता है कि शायद ही कोई मैटर ऐसा होता है जो जनरल असेंबली में डिस्कशन के लिए नहीं आता। जनरल असेंबली सभी मैटर्स को, यूएन के सभी मैटर्स को डिस्कस कर सकती है। तो इसमें आर्टिकल 10 इसको एक बहुत व्यापक शक्तियाँ, वाइटल पावर्स देता है। इसमें यूएन के सभी ऑर्गन्स के पावर्स और फंक्शन से रिलेटेड किसी भी प्रश्न, किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी मैटर पर डिस्कशन यहाँ पर हो सकता है। और ये डिस्कशन के बाद रिलेटेड स्टेट या सिक्योरिटी काउंसिल को रिकमेंडेशंस भी देती है, अपने सुझाव देती है। तो बहुत वाइटल पावर्स हैं इसकी। बट आर्टिकल 2 पैरा 7 ये कहता है कि एक इसकी रेस्ट्रिक्शन भी है, इसको एक रेस्ट्रिक्शन दिया गया है, एक सीमा इसकी बांधी गई है, जिसमें ये कहा जाता है कि किसी भी स्टेट के घरेलू किसी मामले में, डोमेस्टिक ज्यूरिसडिक्शन में ये इंटरफेयर नहीं करती है। इसके अलावा ये जनरल असेंबली जो है किसी भी ऐसे मैटर में भी अपनी रिकमेंडेशंस नहीं देगी जो कि सिक्योरिटी काउंसिल के अंडर कंसिडरेशन में है। मतलब सिक्योरिटी काउंसिल अगर किसी मैटर में, कोई मैटर अगर वो देख रही है, अंडर कंसिडरेशन है, मतलब वो वहाँ पर उसकी कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है सिक्योरिटी काउंसिल में, तो महासभा उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। ये दो रेस्ट्रिक्शंस हैं। इसके अलावा बहुत वाइटल पावर्स आर्टिकल 10 में जनरल फंक्शंस के उसमें दी गई हैं जनरल असेंबली को। इसके बाद आ जाइए अंतर्राष्ट्रीय, सेकंड इसका जो कार्य है उसको आर्टिकल 13 में दिया गया है। आर्टिकल 13 कहता है कि प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि करना इसका एक काम, इंपॉर्टेंट टास्क है। जनरल असेंबली को आर्टिकल 13 स्पेशल पावर्स देता है, विशेष शक्तियां देता है, ऐसी स्टडीज करने की, ऐसी इस तरीके के अध्ययन करने की और ऐसे रिकमेंडेशंस देने की, ऐसी सिफारिशें करने की कि ये दो फील्ड में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, ऐसे दो क्षेत्र मैं आपको बताती हूँ जिसमें कि इसे वाइटल पावर्स आर्टिकल 13 के अधीन दिए गए हैं कि ये अध्ययन करे, ऐसी स्टडीज करे और अपनी रिकमेंडेशंस दे। कौन से वो दो क्षेत्र हैं जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए ये कार्य करती है? तो सुनिए, द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल कॉपरेशन इन पॉलिटिकल फील्ड्स, ये राजनीतिक क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय विधि का निरंतर विकास हो, कंटिन्यूसली इंटरनेशनल लॉ डेवलप, मतलब विकास कर सके और इसे कॉडिफाई किया जा सके, इसे संहिताबद्ध किया जा सके, इसके लिए ये स्टडीज करती है और अपने रिकमेंडेशंस देती है। और ये क्या करती है? सेकेंडली, द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल कॉपरेशन इन, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग किस में ये प्राप्त करती है? इन इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, एजुकेशनल एंड हेल्थ फील्ड्स। ये प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल कॉपरेशन, ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करती है आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और हेल्थ फील्ड, स्वास्थ्य क्षेत्र में। एंड सभी को ये रेस, लिंग, रेस का मतलब होता है मूल वंश, लिंग मतलब सेक्स, लैंग्वेज और रिलीजन के आधार पर विभेद किए बिना, इन सब आधारों पर किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन या विभेद किए बिना मानव अधिकार और मूल स्वतंत्रताओं को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना इसका एक टास्क, इंपॉर्टेंट टास्क है, जो आर्टिकल 13 में इसे दिया गया है। इसके बाद आ जाइए, थर्ड जो इंपॉर्टेंट इसका टास्क है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। थर्ड इसका मेन टास्क जो है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी।
शांति और सुरक्षा बनाए रखना यूं तो सिक्योरिटी काउंसिल का काम है। सिक्योरिटी काउंसिल जो यूएनओ का सेकंड मेजर ऑर्गन है, सिक्योरिटी काउंसिल या सुरक्षा परिषद, उसका मेन टास्क ही है, जैसा कि नाम से ही है कि सुरक्षा परिषद इसका नाम ही है, तो मेन शांति और सुरक्षा बनाए रखना ये कहते हैं कि यूं तो सुरक्षा परिषद का काम है, लेकिन जनरल असेंबली भी इस फील्ड में कुछ काम करती है। तो ये फर्स्ट क्या काम करती है, आर्टिकल 11 पैरा 2 ये कहता है कि आर्टिकल 11 पैरा 2 के अंडर में ये इनिशिएट करती है डिस्कशंस करती है ये किसमें, जब कोई मेंबर स्टेट पीस और सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी मैटर जनरल असेंबली के सामने लाता है तो वह उस मैटर पर डिस्कशन या विचार विमर्श करती है बाय मेकिंग रिकमेंडेशंस। फिर उसकी वो जो सिफारिश है, अपने सुझाव या रिकमेंडेशंस डिस्कशन के बाद वह रिलेटेड स्टेट या सिक्योरिटी काउंसिल को या फिर दोनों को भेजती है, दोनों को ये अपनी सिफारिशें या रिकमेंडेशंस देती है। इसके अलावा ये क्या करती है, सेकेंडली ये आपका जो मैं बता रही हूँ अब, सामूहिक उपाय करना बाय टेकिंग कोलेक्टिव मेजर्स। ये आपका जो सिलेबस है आपके सेकंड सेमेस्टर के इसमें, उसमें सेकंड यूनिट में जो आपका एक टॉपिक है पूरा वो इससे रिलेटेड है, जो मैं अब आपको बता रही हूँ, जो इसका मेन टास्क एक है उससे रिलेटेड आपका एक सेकंड यूनिट में, आपके सिलेबस के सेकंड यूनिट में दिया गया है, इसलिए आपको ये थोड़ा सा डिटेल में देखना होगा और अच्छे से इसका आंसर तैयार करना। तो सेकंड जो इसका टास्क ये बता रहे हैं, सामूहिक उपाय करना बाय टेकिंग कोलेक्टिव मेजर्स, ये कह रहे हैं। इसके लिए इसने एक रेजोल्यूशन पास किया, एक संकल्प लिया गया इसमें, जिसको क्या नाम दिया गया, यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन। बस ऐसे ही आप समझ लेंगे, यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन, जिसको हिंदी में बोलेंगे आप शांति के लिए संगठित होने का संकल्प। तो सुनिए इसमें क्या हुआ, चार्टर द्वारा महासभा को सामूहिक उपायों संबंधी कोई कार्य नहीं दिया गया। सामूहिक उपाय का मतलब होता है कि सभी देश मिलकर शांति या सुरक्षा स्थापित करने के लिए ऐसे कौन से उपाय करेंगे, तो उनको सामूहिक एक तरीके के उपाय संबंधी कार्य कहा जाता है। तो सुनिए, चार्टर द्वारा महासभा को सामूहिक उपायों संबंधी कोई कार्य नहीं दिया गया था, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल ने पीस, जो सुरक्षा परिषद है, जो इसका ऑर्गन है दूसरा, लेकिन सुरक्षा परिषद ने पीस तथा सिक्योरिटी बनाए, शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जो इनिशिएटिव लेने की ड्यूटी सुपर पावर्स को सौंपी थी। सुपर पावर्स कौन है, जो सिक्योरिटी काउंसिल है, जो सुरक्षा परिषद है, उसमें जो उसके मेंबर स्टेट्स हैं, उसमें 5 मेंबर स्टेट्स इसके परमानेंट मेंबर स्टेट्स हैं। 5 जो देश हैं इसके, वो इसके परमानेंट मेंबर स्टेट्स बोला जाता है, तो उनको स्पेशल पावर्स दी गई हैं, उनको सुपर पावर्स बोला जाता है। जब हम सिक्योरिटी काउंसिल देखेंगे तब हम इसको डिटेल में देखेंगे। तो उन 5 जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनको सुपर पावर्स भी कहा जाता है। तो सुनिए कि ये कह रहा है कि सिक्योरिटी काउंसिल को जो मेन टास्क दिया गया था इनिशिएटिव लेने का, क्या ड्यूटी थी उसकी, कि पूरे वर्ल्ड में पीस, शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए उसको इनिशिएटिव लेना था, उसको एक पहल रखनी थी जो, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। किस लिए नहीं कर पाया, सुपर पावर्स को, जो सुपर पावर्स की जो उसके 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, मेंबर स्टेट्स हैं, उनकी अपनी अलग अलग नीतियां थी और अपनी अलग अलग व्यूज थे, और इससे वो आपस में कुछ समन्वय नहीं बना पाए। तो उनको जो वीटो पावर्स दी गई थी, जो मेन सुपर पावर्स हैं, जो परमानेंट मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, उनको वीटो पावर दी गई है। वीटो पावर होती है निषेधाधिकार, एक निषेधाधिकार जिसको कहा जाता है हिंदी में। जब कोई भी रेजोल्यूशन पास होता है, कोई भी संकल्प या प्रस्ताव पारित करना होता है, तो उसमें सब जब वोट करते हैं तो जो सुपर पावर्स हैं उनको वीटो की पावर दी गई है, या एक निषेधाधिकार की पावर, जो शक्ति जो दी गई है, उससे वो क्या करते थे कि जब भी कोई रेजोल्यूशन या प्रस्ताव रखा जाता था, उस पर अगर सभी मेंबर स्टेट एक तरफ हैं, उसको पॉजिटिव मत दे रहे हैं, पॉजिटिव वोटिंग करते थे, तो एक मेंबर स्टेट, एक जो सुपर पावर थी, वो अगर वीटो का अधिकार अपना जो उसे दिया गया था यूज कर लेती थी, तो वो रिजोल्यूशन या वो प्रस्ताव पारित नहीं हो पाता था,
और जो शांति के लिए प्रयत्न किया जाता था, सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा जो प्रयत्न या कोशिश की जाती थी, उसको वीटो पावर के कारण वो कर नहीं पाता था और वो असफल हो जाता था। तो इसलिए सिक्योरिटी काउंसिल अपने मिशन में जो शांति स्थापित करने की या जो पीस या सिक्योरिटी स्थापित करने का पूरे वर्ल्ड में उसका जो मिशन था, उसका जो मेन टास्क था, उसमें वो कुछ हद तक फेलियर या उसको कर नहीं पा रही थी। तब क्या हुआ सुनिए। तो उसे अपनी अपनी नीतियों और व्यूज के अलग अलग विचारधाराओं के होने के कारण इफेक्टिव ढंग से वो निभा नहीं पा रहा था। वीटो पावर्स के कारण वो एक दूसरे की बात को रेटिफाई नहीं करते थे। जो सुपर पावर्स हैं वो अपने मतलब एक दूसरे देश को, एक दूसरे मेंबर को रेटिफाई, दूसरे की बात का रेटिफिकेशन नहीं करते थे, मतलब उसका अनुसमर्थन नहीं करते थे। तब क्या हुआ, अमेरिका ने फ्रांस और ब्रिटेन के सपोर्ट से, फ्रांस और ब्रिटेन के सहयोग से 3 नवंबर 1950, 3 नवंबर 1950 को जनरल असेंबली के 5वें रेगुलर सेशन में, 5वें नियमित सत्र में एक संकल्प पारित किया, एक रेजोल्यूशन पेश किया, जिसे जनरल असेंबली ने स्वीकार किया। तो ये क्या था, यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन इसको नाम दिया गया, शांति के लिए संगठित होने का संकल्प जिसे कहा गया। यदि सिक्योरिटी काउंसिल अपने स्थायी सदस्यों, जो परमानेंट उसके मेंबर्स हैं, उनमें कोऑर्डिनेशन न होने के कारण शांति बनाए रखने में असमर्थ हो जाती है, तो क्या होगा, तो जनरल असेंबली कलेक्टिव एक्शन, सामूहिक कार्यवाही करने के लिए सदस्यों को सिफारिश करेगी। तो जनरल असेंबली सबको कहेगी कि कलेक्टिव प्रोसीडिंग्स की जाए और तुरंत मामले पर विचारण करेगी। इसमें सशस्त्र बल का प्रयोग भी शामिल है, आर्म्ड फोर्सेस को भी वो यूज कर सकती थी। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी वाइटल पावर सिक्योरिटी काउंसिल के बिहाफ पर भी, कितनी वाइटल पावर्स जनरल असेंबली को दी गई कि वो क्या क्या आर्म्ड फोर्स को भी, अगर शांति स्थापित करने के लिए आर्म्ड फोर्स की जरूरत पड़े तो वो जैसे सशस्त्र बल कहा जाता है, आर्म्ड फोर्सेस को भी वो यूज कर सकती है। तो ये कह रहे हैं कि जबकि ये शांति की स्थापना के लिए अगर आवश्यक है तो वो सशस्त्र बल भी यूज कर सकती है। जनरल असेंबली कैन बी यूज आर्म्ड फोर्सेस ऑल्सो इफ नेसेसरी। तो यदि जनरल असेंबली का सेशन अगर इस टाइम पे नहीं हो रहा हो, जब इस चीज की जरूरत है, जब इस तरीके का डिसीजन लेने की जरूरत हो, अगर उस टाइम पे जनरल असेंबली का कोई सत्र नहीं चल रहा हो, तो सिक्योरिटी काउंसिल के 9 मेंबर्स के वोट पर या यूएन के मेंबर्स की मेजॉरिटी से इमरजेंसी स्पेशल सेशन, आपातकालीन विशेष सत्र भी कॉल किया जा सकता है विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के भीतर। इसके अलावा वो और क्या कर सकती है, एक पीस ऑब्जर्वेशन कमीशन का गठन किया गया इसमें, जिसको आप कहेंगे पीस ऑब्जर्वेशन कमीशन को क्या कहेंगे आप, शांति पर्यवेक्षण आयोग। एक शांति पर्यवेक्षण आयोग का गठन किया गया, जिसमें सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर भी थे। जहां शांति को खतरा हो, लगे कि जहां शांति का खतरा है, उस क्षेत्र में, उस टेरिटरी में, उस जगह पर इस कमेटी का कार्य था कि वो पर्यवेक्षण करे, ऑब्जर्व करे और अपनी रिपोर्ट दे। तो इस कमेटी का भी गठन किया गया। और क्या किया गया, यूएन के सदस्यों को, यूएन के मेंबर स्टेट्स को ये कहा जाता है कि वह अपने रिसोर्सेज, अपने संसाधनों और आर्म्ड फोर्सेस को, अपने सशस्त्र बलों को इस तरीके से तैयार करे, इस तरीके से यूएन की सहायता, जिस तरीके से वो यूएन की सहायता कर सकते हैं, यह बताएं। और जनरल असेंबली या सिक्योरिटी काउंसिल रिकमेंड करे, अगर सिफारिश करे जनरल असेंबली या फिर महासभा या सिक्योरिटी काउंसिल अगर सिफारिश करे, रिकमेंड करे, तो वह अपनी सशस्त्र सेनाओं को, अपनी आर्म्ड फोर्सेस को यूएन की एक यूनिट के तौर पर, यूएन की एक इकाई के तौर पर तैयार रखे। तो इस तरीके से ये सारे देशों को ये कहा जाता था कि आप इकट्ठा हो जाइए, इसीलिए इसको नाम दिया गया यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन का, इसको नाम दिया गया। तो ये इसका इंपॉर्टेंट टास्क है जिससे आप और अच्छी तरीके से तैयार करेंगे और आपका एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा जो आपकी सेकंड यूनिट में आपसे पूछा गया है। इसके बाद आ जाइए, इसके जो और फंक्शंस हैं उसमें 4th आपका फंक्शन आएगा इलेक्टिव फंक्शन, जिसको आप कहेंगे निर्वाचन संबंधी कार्य जनरल असेंबली के।
जनरल असेंबली या महासभा यूएन के ऑर्गन्स के सभी या कुछ सदस्यों को निर्वाचित करती है। जनरल असेंबली यूएन के और जो 6 ऑर्गन्स हैं, जनरल असेंबली के बाद सिक्योरिटी काउंसिल, उसके बाद एक जो आपका कोर्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट है, इसके बाद 3 और जो ऑर्गन है, इन सभी 6 के 6 ऑर्गन्स के सदस्यों को, मेंबर स्टेट्स को ये निर्वाचित करती है। जैसे ये क्या क्या करती है, जनरल असेंबली सिक्योरिटी काउंसिल के 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स, 5 तो परमानेंट मेंबर हैं और जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, उनको इलेक्ट करती है। और ये क्या करती है, इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल के जो, और इसका 5वां अंग है, आई थिंक 5वां या 6ठा, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के सभी 54 मेंबर्स को ये जनरल असेंबली इलेक्ट करती है। सामाजिक परिषद जो इसका है, आर्थिक और सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। और ये क्या करती है, ट्रस्टीशिप काउंसिल के कुछ मेंबर्स, जो न्यासिता परिषद है उसके कुछ मेंबर्स को ये इलेक्ट करती है। और यह इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के 15 जजेस को इलेक्ट करती है। न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है, न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, उसके 15 जजेस को ये इलेक्ट करती है। और ये सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएन इज ऑल्सो अपॉइंटेड बाय द जनरल असेंबली। ये महासभा के संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को अपॉइंट करती है जनरल असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर ये महासचिव को, यूएन के महासचिव को भी इलेक्ट करती है। तो इलेक्शन से संबंधित इसके जो टास्क हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इन टास्क को, इन कार्यों को इसके लीगल या विधिक कार्य भी कहा जाता है। इसके अलावा ये 5th इसका जो टास्क, आप आ जाइए, सदस्यों के प्रवेश, निलंबन और निष्कासन से संबंधित कार्य इसके, फंक्शन रिलेटिंग टू एडमिशन, सस्पेंशन एंड एक्सपल्जन। सिक्योरिटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पर, उसकी सिफारिशों पर जनरल असेंबली किसी स्टेट को यूएन का मेंबर बनाती है और उसका सस्पेंशन और एक्सपल्शन भी सिक्योरिटी काउंसिल को कॉपरेट करती, मतलब अगर सिक्योरिटी काउंसिल कहता है तो उसको सस्पेंड या एक्सपल्शन भी उसका कर सकती है, मतलब उसको निष्कासित या उसको निलंबन भी उसका कर सकती है। इसके बाद आ जाइए इसके फाइनेंशियल वर्क जो है इसके, जनरल असेंबली के आर्थिक कार्य क्या है। जनरल असेंबली परफॉर्म्स इंपॉर्टेंट फंक्शंस रिलेटिंग टू द फाइनेंस ऑफ यूएन। ये यूएन के फाइनेंस से संबंधित, बजट से संबंधित कार्यों के बारे में भी विचार विमर्श करती है। इट डिसाइडेड द शेयर ऑफ एक्सपेंसेस पेड बाय ईच मेंबर। ये उन शेयर्स के बारे में, उन शेयर के बारे में बताती है जो कि हर मेंबर स्टेट को इसको देना पड़ता है, तो वो शेयर भी बताती है, उतना हिस्सा, कितना हिस्सा हर स्टेट देगा वो भी ये बताती है। इसके अलावा आ जाइए 7th इसका जो इंपॉर्टेंट काम है वो है सुपरवाइजरी फंक्शंस है इसके, निरीक्षणात्मक कार्य हैं। द असेंबली सुपरवाइजर्स द एक्टिविटीज ऑफ अदर ऑर्गन्स। जो दूसरे अंग हैं उसको सुपरवाइज करती है, उसके ऊपर निरीक्षण संबंधी इनका कार्य है। ये इट कंसिडर्स एनुअल एंड स्पेशल रिपोर्ट। इट कंसिडर्स, ये विचार करती है एनुअल एंड स्पेशल रिपोर्ट्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। ये सिक्योरिटी काउंसिल के, सुरक्षा परिषद के स्पेशल और वार्षिक, विशेष और वार्षिक रिपोर्ट्स को कंसिडर करती है, उस पर विचार करती है। और अन्य अंगों जैसे इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल जो यूएन के और दूसरे अंग हैं, आर्थिक और सुरक्षा सामाजिक काउंसिल जो है इसका, और ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है इसका वो, और इंटरनेशनल कोर्ट और सेक्रेटेरिएट की रिपोर्ट पर भी ये विचार अपने करती है। और इसके लास्टली इसके मिसलेनियस फंक्शंस, जो विविध और काम है वो भी इसके इंपॉर्टेंट है। ये क्या क्या करती है मिसलेनियस फंक्शंस इसके जो है, फर्स्टली ये सब्सिडरी ऑर्गन्स एस्टैब्लिश कर सकती है। ये जो 6 ऑर्गन हैं यूएन के, उसके अलावा भी ये सब्सिडरी ऑर्गन, सहायक अंगों को भी ये क्रिएट कर सकती है, उसको, उसकी स्थापना कर सकती है, उसको इस्टेब्लिश कर सकती है। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट इसका एक टास्क है, मतलब 6 अंगों के अलावा और अंग भी ये स्थापित कर सकती है। इसके अलावा और ये क्या कर सकती है, अगर कोई ऑर्गन इंटरनेशनल कोर्ट की सलाह लेना चाहता है तो ये उसे ऑथोराइज करती है, उसको प्राधिकृत करती है कि आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का सलाह
या उसकी एडवाइस ले सकते हैं। और ये क्या करती है, जनरल असेंबली चार्टर में अमेंडमेंट भी कर सकती है। ये जो यूएन का चार्टर है, जो उसका संविधान है, उसमें संशोधन भी कर सकती है जब सभी मेंबर्स जनरल असेंबली के, अगर जनरल असेंबली के सभी मेंबर स्टेट ऐसा कहें और 2/3 सिक्योरिटी काउंसिल अगर ऐसा चाहे, अगर 2/3 मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल के और सभी मेंबर्स जनरल असेंबली के ऐसा करना चाहें तो ये यूएन के चार्टर में भी संशोधन कर सकती है। तो दिस इज ऑल अबाउट फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ जनरल असेंबली। आई थिंक आपको समझ में आएगा।